टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट वाज स्लोप ऑफ द कर्व या लाइन या प्लॉट। एक कोई भी प्लॉट दिया होगा फिजिकल क्वांटिटी का, तो एट दैट पॉइंट इफ यू टेक द टेंजेंट दैट विल गिव अस द रेट ऑफ चेंज, यानी कि दैट विल गिव अस द डिफरेंशिएशन। ये मैंने आपको बताया था। फिर बेसिक फॉर्मूला देख रहे थे हम किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन का बेसिक फॉर्मूला था, उसके कुछ एग्जांपल लेके बताए थे। फिर मैंने बताया था कि कैलकुलेटर से मैं अगर करूं तो रेट ऑफ चेंज कैसे आएगा, ठीक है, दैट वाज पॉसिबल। फिर डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, ये हमने आज भी डिस्कस कर लिया, कल भी करा था कि कांस्टेंट अगर चीज है कोई तो उसमें चेंज ही नहीं हो रहा तो रेट ऑफ चेंज की तो बात ही पैदा नहीं होती। तो दिस मीन्स वी आर ओनली कंसर्न अबाउट अ फिक्स्ड वैल्यू होगी तो रेट ऑफ चेंज जीरो। दिस मीन्स कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज गोइंग टू बी जीरो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। अब यह डी एक्स के साथ है, मतलब कि जैसे जैसे देयर विल बी अ गिवन चेंज इन एक्स, जैसे जैसे मैं एक एक्स के अंदर चेंज इंड्यूस करूंगा तो करस्पॉन्डिंग टू दैट चेंज सी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, दैट इज डिफरेंशिएशन। अब ये एक्स के साथ चेंज किया, कांस्टेंट चीज तो किसी के साथ भी चेंज नहीं होती, चाहे एक्स से डी बाई डी एक्स लो, डी बाई डी वाई लो, डी बाई डी जेड लो, डी बाई कुछ भी लो, डी बाई डी एलियन ले लो, कुछ भी ले लो, तो फाइनल वैल्यू विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इनपुट। दैट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इट विल ऑलवेज बी जीरो। अब आ जाते हैं आज की कहानी पे। आज की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब इसके करस्पॉन्डिंग एक और चीज बता देता हूँ मैं आप सब लोगों को शुरू करने से पहले। बेटा कुछ बच्चों को डाउट ये दिक्कत आ जाती है कि आज जैसे मेरे पास मैसेज आ रहा था किसी स्टूडेंट का कि सर मेरे वो डिलीट हो गए हैं नोट्स, डिलीट मेरा वो लिंक डिलीट हो गया, मेरे नोट्स डिलीट हो गए, मेरा असाइनमेंट डिलीट हो गया, मेरे का मीटिंग का लिंक चला गया। तो ये देखो यहाँ पे असाइनमेंट वगैरह के लिए तो इसी पे आओगे ना, इसी वेबसाइट पे। जब फिजिकल वर्ल्ड आपको दिख रहा है इस पे क्लिक किया तो ये नीचे खुल गया, ठीक है। अब देखो डाउनलोड क्लास नोट्स, जैसे ही फिजिकल वर्ल्ड पे क्लिक करोगे डाउन क्लास नोट डाउनलोड हो जाएंगे, असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएंगे। सिमिलरली दूसरे चैप्टर के जो थे वो, तो ये आपके हमेशा यहीं पे रहेंगे। अगर डिलीट भी हो जाता है समाओ तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद एक और मेन वेबसाइट भी आएगी, वो हम लोग लॉन्च होते ही मैं आपको शेयर कर दूंगा। वहाँ पे आपकी क्लास रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब अवेलेबल रहेगी, कुछ ही दिन में, 2-4 दिन में शायद वो अवेलेबल हो जाएगी। आप यहाँ भी आ सकते हो, वहां भी जा सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको सुटेबल लगे वो यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जिन बच्चों के मैसेजेस डिलीट हो गए या पता नहीं चल रहा असाइनमेंट का लिंक कहाँ है क्या है, तो यहाँ इजीली आपको एक साथ मिल जाएगा सारे चैप्टर्स का। तो 12th तक चलेगा, साथ साथ में हम इसमें डालते जाएंगे। तो ये भी एक चीज थी कि मैसेज करेंगे तो यही वेबसाइट का लिंक मैं आपको दूंगा। जैसे एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर मेरे व्हाट्सएप के सारे मैसेज डिलीट हो गए, तो वो एक प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है, इसमें भी तो नहीं वो किया ध्यान था रखना। फिर। हाँ, तो अब देखो अब बात करते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब किसी कांस्टेंट एक फंक्शन दिया मेरे को एफ एक्स इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज ए सम फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब क्या हुआ कि एक्स इज ए इनपुट टू दिस फंक्शन। अब इसी फंक्शन को अगर मैं सी, एक कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फिर डिफरेंशिएशन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सी यहां से छोड़ के बाहर आ जाएगा, क्योंकि सी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सी इज जस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू। तो डिफरेंशिएशन में सी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सी बाहर आ जाएगा, और रिमेनिंग फंक्शन का मैं एज इट इज डिफरेंशिएशन ले लूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। कुछ एग्जाम्पल देखोगे तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल देख लो। 3 टाइम्स एक्स टू द पावर 4 था, अब 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो 3 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी, आ गई, बचा हुआ एक्स टू द पावर 4। एक्स टू द पावर 4 इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, फंक्शन ऑफ एक्स है, क्या है, एक्स टू द पावर 4 है। अब मैं एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन खाली कर दूंगा और 3 से उसको बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 को एज इट इज रखेंगे। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन मैंने देखा था, इट विल बी एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, वही रूल यहाँ पे लगाया, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस वन, 3 इंटू 4 एक्स क्यूब, तो 12 एक्स क्यूब आ गया आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं और रूल्स भी लिखे हुए हैं, तो आप लोग इनसे पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कोशिश मैंने की है कि सिंपल सिंपल एग्जाम्पल रहे ताकि रूल अच्छे से समझ आए। भाई टफ एग्जाम्पल, टफ चीजें तो बुक में भी मिल जाएंगी, लेकिन इनसे आपको थोड़ा फॉर्मूला की शीट टाइप से डेवलप किया है तो उस हिसाब से आप ध्यान रखिए। अब सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल मतलब क्या हुआ कि मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है, दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स है, राइट। बट अगर मैं इन फंक्शंस को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो उस सम के साथ जो है डिफरेंशिएशन कैसे बिहेव करेगा, तो डी बाई डी एक्स आई एम टेकिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ दीज टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में, इन सम का रिस्पेक्ट डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन लेता हूं तो फिर क्या होगा,
तो दिस रूल सेज कि आप इंडिविजुअली उनका डिफरेंशिएशन ले लो, पहले एफ एक्स का ले लो डीएक्स के साथ, देन जी एक्स का ले लो डीएक्स के साथ, अगर ऐड हो रहे थे इनिशियली तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दो, दैट इज द रूल फॉर सम एंड डिफरेंस। तो सम एंड डिफरेंस रूल फॉर डिफरेंशिएशन ये हो गया बेटा। इसका एग्जाम्पल लेने चलोगे तो एग्जाम्पल ये देख लो, देयर वर टू फंक्शंस, 3x टू द पावर 5 ये हो गया मेरा एफ एक्स, 4x टू द पावर 4 ये जी एक्स हो गया, दोनों सम ऐड हो रहे थे तो मैं क्या करूंगा, पहले पहले वाले का डिफरेंशिएशन ले लूंगा, फिर दूसरे वाले का, दोनों को ऐड कर दूंगा। ये हम लोग करते आए हैं, बस इनको थोड़ा फॉर्मली लिखा हुआ है यहाँ पे, करते तो आए हैं, जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लिया उनको तो बड़ा इंट्यूटिव लग रहा होगा कि दिस इज समथिंग वेरी इजी सर। तो 5 किया, 5 कर दिया बेटा, x टू द पावर 5 - 1 और ये कांस्टेंट एज इट इज रह गया। सिमिलरली इसको किया 15x टू द पावर 4 और 16x3। अब जब आप इस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सब गायब हो जाएगा, आंसर सीधा आएगा यहाँ पे। क्यों, 5 × 3 15x टू द पावर 4, ठीक है, फिर लिखोगे सीधा 4 4 जा 16x टू द पावर 3, भाई यही तो आंसर आया। तो ये सब लोग कर लेंगे। अब बात आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको यूज करके कर लेना बेटा, अगर करना है तो ये वाला इसका डिफरेंशिएशन कर दो सब मेरे लिए। इसका डिफरेंशिएशन, इसका नहीं, मैं किसी और का कराऊंगा, ये तो आपको दिख क्या लग रहा है। हम्म। चलो भाई करो, इसका इसका डिफरेंशिएशन कर दो। एफ एक्स दिया हुआ है आपको, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू 2x टू द पावर -10, 7x टू द पावर -2। इसका डिफरेंशिएशन करो, सब बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं इस ग्रुप में। करो स्टार्ट सब लोग। ये बात देखो, ये बच्चा पहुंच भी गया सही आंसर तक, शाबाश। मैं ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे इस ग्रुप में, देखते हैं कितने धुरंधर लोग हैं यहाँ पे, एक्सपर्ट, जो बच्चे सॉल्व करते हैं, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। ये 4 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इन द लिस्ट बेटा। चलो सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, बहुत इजी है, सब लोग कर भी पाएंगे इसको। मनीषा बेटा आपका आंसर थोड़ा आपने गलत कर दिया है। नेगेटिव पॉजिटिव आप इमेजिन करो एक नंबर लाइन को, व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग यू आर मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। अगर -10 से लेफ्ट में जाओगे तो -11 आएगा बेटा, नहीं -9 नहीं आएगा। -20 कितने बच्चों ने कर लिया, फिर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है 11 बच्चे कर चुके हैं, शाबाश। जिनने अटेम्प्ट किया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो देख लो भाई। हाँ, मुस्कान अब गलत कर रखा है बेटा। सलोनी का आंसर सही है, सलोनी का आंसर नहीं, सलोनी बेटा आपने भी गड़बड़ कर दी। साइन कन्वेंशन का इशू है भाई, इसीलिए तो ये दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहाँ पे पावर्स में भी माइनस रखा गया है, ठीक है। कोई नहीं, देखो देख लो इसका सॉल्यूशन देख लो। 2x टू द पावर -10 था, है ना, 2x टू द पावर -10 था। तो -10 मतलब क्या हुआ बेटा, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ कहीं -10 होगा नंबर लाइन पे, इससे इधर -9 होगा, इधर -8 होगा, कहीं आगे जाके 0 होगा, फिर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अब इसमें मैं एक सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आई विल अराइव एट -11, है ना, -11। तो क्या कर लेंगे, ये पावर थी -10, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, -10 × 2 x टू द पावर -10 -1, ठीक, फिर ये था 7, 7 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो -2 × 7 x टू द पावर -2 -1, -10 × 2 -20, x टू द पावर माइनस का 10 और माइनस का 1 दोनों जुड़ के कितने हुए, -11। फिर सब्ट्रैक्ट, माइनस का साइन इधर से आएगा क्योंकि -2 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -14 x टू द पावर -2 और -1 दोनों जुड़ के हो गए -3, ठीक। तो जिन बच्चों का आंसर आया है -2x टू द पावर -10, -14x टू द पावर -3, केवल यही आंसर सही है। जिनका नहीं आया है वो बेटा यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे अपने आंसर्स को बाद में, ठीक। चलो
तो इसीलिए अब एक बात साबित होती है इस प्रैक्टिस से कि हम लोगों को क्या करना होगा, वी हैव टू प्रैक्टिस लॉट मैनी क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करोगे उतना ही चांसेस आपके गलती करने के कम हो जाएंगे। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें हमारी इतनी इंटीग्रल पार्ट है फिजिक्स का कि आपको फिजिक्स आते हुए, सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए रोटेशनल मोशन का, तो आपको फिजिक्स का क्वेश्चन भी आता होगा, कंसेप्ट भी आता होगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वीकनेस इन दिस मैथमेटिकल टूल्स, भाई आपको इंटीग्रेशन पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसकी कमी की वजह से आप गलती ना करके आ जाओ एग्जाम में। तो अवर एम शुड बी कि वी शुड सॉल्व एटलीस्ट, जैसे मैंने आपको बताया होगा क्लास में, कि वी शुड सॉल्व एटलीस्ट 50 और 100 क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, 50 और 100 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंशिएशन, एंड सिमिलरली 50 और 100 क्वेश्चंस फ्रॉम इंटीग्रेशन। तो ये बेयर मिनिमम इतना आप सोल्व कर लोगे तो आपको एक जनरल कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और जो गलतियां आप कर रहे हो, जैसे अभी कुछ बच्चों ने आंसर दिया, तो उन लोगों के साइंस इधर उधर हो गए। अप्रोच सही थी, मुझे पता है आप लोग सही अप्रोच कर रहे थे, बट दैट वाज ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। जैसे आपने कम प्रैक्टिस करी उसकी वजह से आप इधर उधर उनको कर गए, तो वो चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो 50 टू 100, 50 टू 100, 50 टू 100, ये क्वेश्चन सेट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग अटेम्प्ट करना, विद सॉल्यूशन दे दूंगा। जितनी जिसकी श्रद्धा होगी उतने एग्जाम, उतने उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। ओके जी, देन हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल पहले देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। अब अगर मेरे दो फंक्शंस ऑफ एक्स यानी एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद ईच अदर, कहाँ में एफ एक्स एक फंक्शन है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स। अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो उसमें क्या होगा बेटा, उसका आंसर ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ले लूं मैं, पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन और जी एक्स को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दूं, फिर क्या करूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स ले लूं और एफ एक्स को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दूं। तो उनका टर्न बाय टर्न में उनका डिफरेंशिएशन ले लूंगा और दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ दूंगा। अब ये प्रोडक्ट रूल केवल दो फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है, जितने मर्जी फंक्शन हो, इफ दे आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल 3 का हुआ, अगर एक फंक्शन था एफ, एक था जी, एक एच था, तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे, तो मैंने क्या किया, एफ जी एच एफ जी एच एफ जी एच लिख दिया और एक बार में एक का डिफरेंशिएशन ले लिया, एफ डैश कर दिया। मतलब एफ डैश का मतलब क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ। फिर जी का ले लिया, बाकी दोनों एज इट इज लिख दिए, फिर फाइनली एच का ले लिया और एफ जी फंक्शन एज इट इज लिख दिए। तो ऐसा आप कितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में, तो ऐसा कर सकते हो, एक बार में सिर्फ एक का डिफरेंशिएशन लेना है, बाकी के सारे एज इट इज लिखे रहेंगे। तो ये खाली चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, बाकी कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या बता रहा था मैं, हाँ, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन देखो, एक फंक्शन मैंने लिखा कि एफ इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखना है, तो इसको मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि इट विल बी इक्वल टू एफ डैश। तो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, एक एक उस पर डंडी लगा दी, दिस मीन्स कि इट इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अगर ये निकालना डी स्क्वायर एफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो उस पर डबल डंडी लगा दो। ट्रिपल के लिए 3, 4 के लिए 4, तो ये आपको ये डंडी से पता पड़ेगा कि कौन सा नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन आप बात कर रहे हैं। तो अगर मैं लिखने लगूं कि पहला फंक्शन क्या था, फंक्शन एफ था, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन एफ डैश, डबल डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश, ट्रिपल डिफरेंशिएशन एफ ट्रिपल, और चौथे टाइम तो एफ ट्रिपल। तो फोर्थ तक तो जाते नहीं मोस्टली हम, अगर एक्सेलरेशन भी निकाल रहे हैं तो ट्रिपल, जर्क तक, सॉरी, जर्क भी निकाल रहे हैं तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन से आ जाता है। क्या हुआ, मान लो एक फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, ये था डिस्प्लेसमेंट, उसको एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया, दोबारा टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया, ट्रिपल टाइम किया तो क्या आएगा बताओ, एक्सेलरेशन डी ए बाई डी टी। एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है बताओ, जर्क बोलते हैं बेटा इसको, यानी कि चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ट्रिपल डैश ये हो जाएगा। तो ऐसा ही होगा, मोस्टली ट्रिपल तक ही जाएंगे हम फिजिक्स में गए तो, नहीं तो डबल में ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लगाएंगे, फर्स्ट फर्स्ट एफ डैश, दूसरे का एफ डबल डैश, ट्रिपल का एफ ट्रिपल डैश, ठीक है। ये सब बस ध्यान रख लो जनरल। एक रूल दिखाया कि अगर प्रोडक्ट में होंगे तो एक एक बार में एक एक का डिफरेंशिएशन ले लो, बाकी सबको एज इट इज लिखते चले जाओ। अब देखो प्रोडक्ट रूल कहाँ यूज हो रहा है, एक एग्जाम्पल हल्का सा यहाँ दिखाया,
3/x² लिखा हुआ है, 3/x²। तो दूसरा फंक्शन है x+1। ये दोनों अलग अलग फंक्शन है x के। तो पहला फंक्शन मान लो आपने एफ एक्स मान लिया, ये वाला जी एक्स हो गया, ठीक है। ये मानो या मत मानो, दिमाग में चीजें चलनी चाहिए। एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात हो रही है। अब क्या करूंगा, आई विल टेक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, 3 - x² को एज इट इज लिख दिया, और x+1 का डिफरेंशिएशन ले लिया खाली विद रिस्पेक्ट टू x। तो यानी मुझे मैंने लिया d/dx ऑफ जी एक्स। क्या आया बेटा, x था, x+1 था, सॉरी x+4 था, इसका लिया तो पहले टर्म का आया dx/dx तो 1 हो गया भाई, दोनों चीजें ऊपर नीचे सेम हो गई। और 4 था, एक कांस्टेंट फंक्शन था, उसका 0 हुआ। तो 1 + 0 1 लिख दिया खाली इसको। दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सेकंड फंक्शन x+4। फिर इस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दिया x+4, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ले लिया 3 - x⁻²। तो 3 का लेंगे d/dx ऑफ 3, 3 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 लिख दिया। माइनस x² का डिफरेंशिएशन लेना है, तो माइनस तो एज इट इज आएगा, x² का 2 नीचे आया, x⁻²-1, तो -2x आ गया। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन। इस सारे को सिंप्लीफाई करके लिखोगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन हुआ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का। अभी इस हिसाब से क्वेश्चन रूल भी हो सकता है। अगर मेरा एक फंक्शन एफ एक्स है, इफ दैट इज डिवाइडेड बाय सम अदर फंक्शन जी एक्स, तो उस केस में क्या करेंगे, इन दैट केस वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन रूल। जैसे प्रोडक्ट रूल था, यहाँ आया क्वेश्चन रूल। ऊपर एफ एक्स है, डिवाइड बाय सम अदर फंक्शन ऑफ एफ एक्स जी एक्स। अगर इन एफ बाय जी का डिफरेंशिएशन लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या रहेगा, वी विल टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ले लो पहले, उसमें डिनोमिनेटर को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर से, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये रूल है। अब इसका इन सब के साथ साथ जितना भी डिफरेंशिएशन चल रहा है ना बेटा, रूल्स, इनके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री भी चलती है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी इसका चलता है। 1D 2D 3D 4D 5D ऐसे जाएगा ज्योमेट्री में, लेकिन उसको समझना, टाइम लगाना उतना अभी स्कोप में नहीं है, तो इसलिए आपको अभी फॉर्मूलाज ही देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड रहेगा तो मैं रिलेटेड रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है। तो मैं आपको ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह है ना, खाली आप बता देना बैच नंबर और आपको क्या एग्जैक्टली रिसोर्स चाहिए, मैं वहाँ पे आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। तो ये चलेगा। और हाँ ठीक है, तो इसका अगर एग्जांपल देखोगे, तो d/dx ऑफ 3x क्या हुआ, एक फंक्शन हो गया, मान लो एफ एक्स है। दूसरा x² - 1, ये हो गया जी एक्स। तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स इसका ले रहे हैं, तो देखो उसी रूल के हिसाब से इसमें वैल्यूज डालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मेरा आंसर ये आएगा। कर लेंगे सब लोग, बड़ा सिंपल है। और अ, ये ध्यान रखो, हाँ ये भी ध्यान रखो, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, देखो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक रहती है, इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ कि d/dx ऑफ f/g अगर है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, जैसे प्रोडक्ट रूल में नहीं था कि इधर वाले को कर लो उधर वाले को कर लो, वो प्रोडक्ट में भी खैर नहीं था, एडिशन में था कि दोनों को सेपरेट आउट करके ले लो। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे d/dx ऑफ f डिवाइडेड बाई d/dx ऑफ g। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, अगर ऐसा लिख रहे हो तो पाप है ये। तो इतने पाप नहीं करने हैं ज्योमेट्री में, ना ही डिफरेंशिएशन में। हम लोग सीधा सीधा ये वाला रूल फॉलो करेंगे, और ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा बेटा, नोट्स में पढ़ते टाइम आप ध्यान रख लेंगे, इट इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग। हाँ, और नंबर के लिए मैं बता रहा था, कुछ बच्चे मेरे को कॉल करके बोलते हैं सर मेरा ये असाइनमेंट करवा दो। तो बेटा ऐसी सर्विसेज अब तक तो मैंने बच्चों को दे दी है, बट अब नहीं हो पाएगा। असाइनमेंट करा दो इज नॉट ए गुड क्वेश्चन टू आस्क। अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आप डाउट पूछो कि सर मेरे को इस टॉपिक में डाउट है, आप रिलेटेड चीजें शेयर कर दो, या फिर वो कर दो। और वो भी व्हाट्सएप करें बेटा, कॉल कर लेते हैं कई बच्चे सीधा, सर अब कहीं बिजी हो, मान लो मेरी लाइफ भी है, मैं कहीं बिजी हो सकता हूँ, तो उस टाइम पे आपकी कॉल आती है तो मेरा मन पिघल जाता है फिर कि चलो यार बच्चा ने कॉल कर लिया तो मैं हेल्प कर दूं, पर दैट शुड नॉट बी देयर ना यार। तो कोशिश करें कि आप मेरे को व्हाट्सएप करें, तो मैं आप उसके हिसाब से रिप्लाई करूंगा आपको। व्हाट्सएप करोगे तो मेरे को भी एक कंफर्टेबल टाइम पे रिप्लाई करने का मौका मिलेगा ना। कॉल आप लोग कर लेते हो, उसमें थोड़ी दुविधा बढ़ जाती है। सॉरी। देखो अब देखते हैं सम कॉमन एग्जाम, मतलब जो कुछ फॉर्मूलाज है, बेसिक फॉर्मूला डेरिवेटिव के, वो आप सब लोग जानते हैं, ये रटने वाली लिस्ट यहाँ डाल दी है। d/dx ऑफ sin x इज cos x, d/dx ऑफ cos x इज माइनस sin x, टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x,
सीकेंट का सीकेंट एक्स 10x, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और log एक्स का 1/x ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। ठीक। अब अब देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं यहाँ। हाँ, वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं सब्सटीट्यूशन करता हूँ भाई, ये तो हम करते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये आप कर लेना यार। फाइंड द डेरिवेटिव देन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। ठीक है, तो इससे मुझे स्लोप मिल जाता है या रेट ऑफ चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाता है। रेट ऑफ चेंज या फिर डिफरेंशिएशन की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो पहले मैं एक गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एच डैश एक्स निकाला, देन आई विल सब्सटीट्यूट द गिवन वैल्यूज। उनको सब्सटीट्यूट करके मेरे को वहां पे रेट ऑफ चेंज की एक पर्टिकुलर उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है। अब आती है बात चेन रूल की। चेन रूल का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन एफ है, और दूसरा है जी। नेस्टेड फंक्शन है, नेस्टेड मतलब कि फंक्शन एफ जी है, जी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन एफ जो है दैट इज फंक्शन ऑफ जी। तो एक एक तो एक्स का फंक्शन और दूसरा उसी फंक्शन का फंक्शन, तो एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन आ गया, इसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शंस। और इसको चेन रूल से आप सोल्व कर सकते हो, डिफरेंशिएशन अगर आपको निकालना है तो। ये तो हम करते ही आए हैं भाई। पहले क्या करो, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लो, फिर जो बच गया अंदर वाला उसके डिफरेंशिएशन से उसको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। नहीं आया इधर एग्जांपल? मानो मेरे को लेना है, मैंने आपको बोला जी सम फंक्शन ऑफ एक्स, क्या 2x, फिर एफ जो है एफ इज फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो इसको लिख दिया मैंने ई टू द पावर 2x। तो एक ई हुआ, ई टू द पावर 2x तो मेरा हो गया एफ, और जी मेरा था 2x। तो मुझे क्या करना है, इफ आई वांट टू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x, तो क्या करूंगा बेटा, पहले ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन लिखूंगा। क्या होता है ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर एक्स इटसेल्फ, तो 2x आ गया। फिर क्या करूंगा, 2x जो है इसका डिफरेंशिएशन इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ये इसका फाइनल आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो ई टू द पावर 2x इंटू 2, तो दिस विल बी 2e⁻²x। तो ये चेन रूल हो गया एक तरीके से, आप करते सब लोग आए हैं, बट इसको फॉर्मली देखेंगे तो ऐसे होता है। बाकी है, आगे चलते हैं, सम कॉमन रेट ऑफ चेंज। अब देखो ये सबको पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेरा हो गया स्पीड। चेंज इन velocity with respect to time, it is given by acceleration. Change in displacement with respect to time will be velocity. Work done with respect to time will be power, है ना, ये सब रेट है। हार्ट रेट, नंबर ऑफ काउंट्स पर टाइम, है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ काउंट्स, नंबर ऑफ बीट्स पर रिस्पेक्ट पर यूनिट टाइम, तो ये सब हो गए रेट। तो ये मेरे क्या हुए, दीज आर सिनोनिम्स ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के लुक अलाइक्स हैं, है ना। लुक अलाइक्स मतलब उसके जैसी ही क्वांटिटीज हैं। स्पीड डिस्टेंस के हिसाब से चेंज कैसे हो रही है, तो ये सब चीजें आप देख लोगे। चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन टाइम इज गिवन बाय स्पीड। सिमिलरली चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन टाइम इज गिवन बाय एक्सेलरेशन। तो ये सब ऐसी क्वांटिटीज है। अब आगे देखते हैं, दिस इज एग्जांपल्स, ये सब लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला करो भाई, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। करो, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस 5x। इसमें चेन रूल लगेगा, पहले आपको कोस कोस एक्स का निकालना है, फिर बचा हुआ 5x उसका अलग से निकालना है मल्टीप्लाई। कितने बच्चे करेंगे वो देखो, हैंड रेज करते जाओ। सब लोग अटेम्प्ट करो भाई।
सब लोग अटेम्प्ट करेंगे बेटा। कितने बच्चों ने किया आंसर? 6 बच्चे। देखो हमें क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस 5x। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स। फिर कोस एक्स के अंदर क्या है भाई, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 5x है, तो फिर थीटा का भी निकाल देंगे विद रिस्पेक्ट टू 5। तो हाँ, ठीक है, सही है विनय, आपका आंसर सही है बेटा। देखो चेन रूल लगाएंगे, माइनस कोस कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा क्या था, 5x के बराबर, तो ऐसे लिख दिया माइनस साइन 5x। और 5x इज ऑल इट सेल्फ अ फंक्शन ऑफ x, तो 5x का अलग से डिफरेंशिएशन करूंगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ 5x इट विल गिव मी 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा चेन रूल के हिसाब से, तो -5 साइन 5x। कितने बच्चों का आ गया था ये आंसर? ठीक है भाई, शाबाश। अब एक और ट्राई कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये और कर लो ट्राई। सीकेंट 4x³ देखो कुछ बच्चे बड़े फास्ट हैं, शाबाश बेटा। पर ये ध्यान रहे कि तेजी के साथ एक्यूरेसी भी जरूरी है ना, जल्दी के चक्कर में आंसर गलत ना दें, सही आंसर दें और जितना जल्दी हो सके दें। दैट इज द बेस्ट तरीका। ठीक है भाई, 4 सीकेंट 4x 10 है, हाँ सही लग रहा है। सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स 10x। लेकिन 4 नहीं आएगा भाई, कुछ और आएगा। आई थिंक 12 वगैरह कुछ आना चाहिए, देखते हैं। क्या किया, वी नो दैट सीकेंट एक्स का यानी सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट थीटा टेन थीटा। अब कुछ बच्चों को ये धुआं लग रहा होगा कि सर हमें तो नहीं पता ये क्या होता है, तो उनके लिए लिस्ट है, उन्हीं के लिए तो है ये पीडीएफ, ये जो पढ़ रहे हैं यहाँ से देखो, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स 10x, यानी सीकेंट थीटा का सीकेंट थीटा टेन थीटा। ठीक है, आ गए। सीकेंट थीटा को 4x था, तो सीकेंट 4x³ टेन 4x³। अब 4x³ जो थीटा था दैट इट सेल्फ इज ए फंक्शन ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, चेन रूल लेंगे भाई। 4x³ का एक डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे और उसको सीकेंट 4x³ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले टर्म से, तो 4x³ का क्या हुआ, दैट विल बी 12x²। तो 12x² से इसको मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल आंसर आया 12x² सीकेंट 4x³ टेन 4x³। ठीक, तो ऐसे कर लेंगे। कितने बच्चे कर पाए थे, फाइनल आंसर कितनों का सही आया है? सिर्फ वो हाथ ऊपर रखेंगे जिनका फाइनल आंसर सही आया है, शाबाश। ठीक है, ऐसे ही कोट का कर लेंगे, कोट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। फिर इसका जो अंदर थीटा था उसका अलग से डिफरेंशिएशन कर लो, तो वो उसको मल्टीप्लाई कर दो, चेन रूल से आपका ये भी हो जाएगा। इसके बाद ये तीन तो हो गए, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट भी दिया हुआ है ना, ये सिंपल सिंपल छोटे छोटे सवाल हैं, इनको सब लोग कर लेंगे, ये करना जरूरी है, अटेम्प्ट करना है इनको सबको। 7 क्वेश्चन है, अगले ही स्लाइड पे इन सब के सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, तो इन सबको करोगे, सॉल्यूशंस मैच करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ दैट आई विल शेयर, हम लोग वो शेयर कर देंगे,
तो वो सब भी कर लेंगे, ठीक है। अभी जैसे डिफरेंशिएशन को फटाफट देखा है, वी विल ट्राई दिस थिंग फॉर इंटीग्रेशन ऑल्सो, और फिर आज इसकी कहानी समाप्त करके फ्रॉम न्यू चैप्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास। अब जैसे डिफरेंशिएशन में था, बात थी रेट ऑफ चेंज की, यानी कि स्लोप की बात कर रहे थे। इंटीग्रेशन में क्या बात करेंगे बताओ, कोई बच्चा बता पाएगा व्हाट इज इंटीग्रेशन? स्लोप की बात थी डिफरेंशिएशन में, एट अ गिवन एरिया पॉइंट अंडर डिफरेंस। क्या बताया बेटा? एरिया अंडर कर्व। सही बता रहे थे, आई आई थॉट कि हाँ एरिया अंडर द कर्व कोई बता रहा, शाबाश। देखो जैसे स्लोप की बात कर रहे थे, यानी कितनी उसका एंगल है, स्टीपनेस है, दैट वाज गिवन बाय डिफरेंशिएशन। अगर हम बात करें शेडेड एरिया की, या फिर कॉमन एरिया की, या शेयर्ड एरिया की, या फिर एरिया अंडर द कर्व की, ये सारे की सारी चीजें एक ही चीज को पॉइंट कर रही है, दैट इज इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन। देखो बेटा, अरे भाई रुक जा, हाँ देखो, डेल्टा एक्स यहाँ भी चेंज की बात करेंगे, वहां भी हम चेंज की बात कर रहे थे। इनपुट को हम चेंज करेंगे, वी विल चेंज इनपुट बाय सम स्मॉल क्वांटिटी, और उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि क्या चेंज आया। अगर वहां रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे तो वी वर डीलिंग विद डिफरेंशिएशन। यहाँ पे अगर उतने चेंज में कितना एरिया शेड हुआ, तो यहाँ पे बोलेंगे इंटीग्रेशन उसको। यहाँ पे देखो, एक्स वाज अवर इनपुट, है ना, तो हमने एक डेल्टा एक्स या फिर डी एक्स इंड्यूस किया चेंज इनपुट में, तो उसके करोस्पोंडिंग हमारे एरिया में कितना चेंज आएगा, दैट विल बी अवर इंटीग्रेशन। सपोज करो बेटा, एक ये लाइन दिख रही है वर्टिकल ब्लैक कलर की, हम्म, ये कोई एक्स की वैल्यू है, मान लो 9 है, या 9 से थोड़ी छोटी एक्स की वैल्यू है, राइट। अब इसके दोनों साइड अगर मैं थोड़ा सा चेंज कंसिडर करूं, कि इससे थोड़ा सा लेफ्ट में और थोड़ा सा राइट में, और जो जो ये तो दोनों के बीच में दो रेड लाइन सेगमेंट्स मैंने बनाए, लाइन बनाई वर्टिकल, इनके बीच का जो गैप है, अगर मैं उसको बोल दूं कि इट इज डेल्टा एक्स, यानी कि इट इज द चेंज वी आर लुकिंग फॉर इन अवर इनपुट, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ये जो एरिया आएगा, ये दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, या फिर कुछ और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रेशन नहीं, किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा वो, और उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू दिस शेडेड एरिया। तो डेल्टा एक्स हमने एक अपने इनपुट में जो चेंज इंड्यूस किया, और उसके रिस्पेक्ट में जो शेडेड एरिया आएगा, दैट विल रिप्रेजेंट सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको बोलेंगे, इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल टेक्निक को, कि वी आर टेकिंग केयर अबाउट डिफरेंस, सॉरी इंटीग्रेशन है। अब देखो, हाँ ये देखो, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, ये डी एक्स हमने चेंज इंड्यूस किया था भैया, ये डी एक्स चेंज हमने खुद इंड्यूस किया था, इसको हम डेल्टा एक्स बोल रहे थे या फिर डी एक्स बोल रहे थे, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग देयर विल बी सम चेंज इन, देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, भाई इसका मीन वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी एफ एक्स की, एफ एक्स मतलब फंक्शन की। तो जो एरिया की वैल्यू आएगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया विल बी हाइट इनटू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगर इस रेक्टेंगल की ले, तो दैट विल बी, हाइट मुझे दिख रही है कि सम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो उसको एफ एक्स लिख दिया एज इट इज, और जो इसकी विड्थ है वो मैंने खुद ली है डी एक्स, तो ये होता है एफ एक्स डी एक्स, क्या हो गया, इस रेक्टेंगल का एरिया हुआ बस, ये एफ एक्स डी एक्स इस रेक्टेंगल का एरिया हुआ, डी एक्स इसकी विड्थ थी और एफ एक्स इसकी हाइट थी, क्योंकि इधर एफ एक्स फंक्शन रिप्रेजेंट है। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, शेडेड रेड कलर रेक्टेंगल, इज एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स टाइम्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो, अगर मैं पूरे के पूरे कर्व को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, एक येलो कलर का एरिया देखो इधर ले लिया मान लो, फिर ग्रे है कुछ, तो ऐसे छोटे छोटे एरिया में पूरे के पूरे कर्व को डिवाइड किया जा सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेरी स्मॉल रेक्टेंगल, फिर बड़े बड़े रेक्टेंगल हो जाएंगे अलग अलग ऐसे। तो इन सबको मैं क्या करूंगा, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, तो क्या मेरे पास टोटल एरिया अंडर दिस कर्व आ जाएगा। रैंडम कोई शेप थी, इसके अंदर सारे के सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स लिए, उन सबको जोड़ दिया, तो उन सब का एरिया, यानी कि उन सब का एरिया क्या, एफ एक्स डी एक्स, उन सब का एफ एक्स डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट मी द टोटल एरिया अंडर दिस कर्व। ये जो मेरे कर्व है, इसके अंदर जो टोटल एरिया होगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय the sum of the area of all these small small rectangles, ठीक है। इसी को करने के तरीके को बोलते हैं इंटीग्रेशन।
डिफाइन करते हैं, अगर सिंपल अर्थमेटिक्स के टर्म में लिखो तो जोड़ दिया, जोड़ को क्या बोलते हैं, समेशन। वी विल ऐड, भाई एक छोटा रेक्टेंगल था, पहला दूसरा तीसरा ऐसे लिया आपने, और इन सबको जोड़ दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट समेशन। तो सिग्मा बना देंगे जैसे समेशन है, या फिर इसको ही रिप्रेजेंट करता है क्या, ये। अब देखो बेटा, यहाँ एक हिडन बात है जो मैंने आपको उस टाइम भी बताई थी, कि रेड कलर में आपको डेल्टा एक्स नजर आ रहा है, और रेड कलर में ही सिग्मा नजर आ रहा है। अगर हम फाइनाइट वैल्यूज की बात करें, फाइनाइट वैल्यूज की, मुझे पता है कि अगर मैं विड्थ को ले रहा हूँ 0.1 mm है, या मुझे पता है कि मैं विड्थ को ले रहा हूँ सम जीरो, कुछ भी वैल्यू हो बट वो फिक्स वैल्यू है, तो भाई मेरे पास जो वैल्यू होंगी ना एरिया की, वो भी फिक्स्ड आएंगी। मुझे, मैंने आपको बोला कि आई एम टेकिंग 0.1 mm थिकनेस एट 8th mm, मान लो ये mm है, एक्स एक्स जो है mm है, ठीक। और मैं कह रहा हूँ कि 8 mm का जो मार्क है, इसके ऊपर मैं जो थिकनेस ले रहा हूँ वो 0.1 mm की ले रहा हूँ, ठीक है, ले लो भाई, 0.1 mm की थिकनेस ले ली। उसके करस्पोंडिंग जो हाइट आ रही है दैट विल बी 60, मान लो 60 आ रही है। तो अब मुझे पता है कि डेल्टा एक्स मैंने 0.1 mm लिया है, और उसके करस्पोंडिंग जो एफ एक्स आया है वो 60 है। तो मेरा जो एरिया आएगा दैट विल बी 60 टाइम्स 0.1, तो दैट विल बी 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब ऐसे ऐसे करके अलग अलग एरियाज लूंगा तो उन सब की कुछ रैंडम वैल्यूज आ जाएंगे भाई। छोटे वाले की मान लो आ गई पॉइंट, इधर आ गया मान लो 0.5 स्क्वायर यूनिट्स, फिर 1 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट, ऐसे आ गया। तो अब मैं समेशन करूंगा, अगर मेरे पास फाइनाइट वैल्यू है तो मैं सम कर दूंगा भाई। कैसे समेशन करूंगा, सीधा सीधा लिखूंगा, 0.5 लिखा, 1 लिखा, फिर 2.0 लिखा, 3.0, ऐसे मैं इनको जोड़ दूंगा बस है। तो ये 5 था, 3 और 3 6.5, 6.5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया भाई। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग सम जनरल वैल्यूज ना, तो इसके हिसाब से आया। अगर मैं बात कर रहा हूँ सम वेरी स्मॉल वैल्यू, बट मेरे को फाइनाइटली पता नहीं है कि ये कितना है, तो फिर मैं लिखता हूँ dx या फिर डेल्टा एक्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था फिजिकल वर्ल्ड जब डिस्कस कर रहे थे, कि dx या डेल्टा एक्स उस टाइम पे मैं लिखूंगा। तो dx जब लिखूंगा तो उस टाइम पे फिर मैं जो इंटीग्रेशन उसको कंसीडर करूंगा, अदरवाइज मैं उसको ऐड कर रहा था। तो देखो ये सारी की सारी चीजें सिनोनिमस है। अगर मुझे पता है कि कितना फाइनाइट चेंज इंड्यूस कर रहा हूँ तो डेल्टा एक्स, अगर मुझे ये पता है कि स्मॉल चेंज है इनपुट में पर कितना है वो डिफाइन नहीं कर रहा, तो दिस मीन्स dx आएगा। इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मैं सिंपली एरियाज को जोड़ रहा हूँ, छोटे छोटे ट्रायंगल जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स थे इनके एरियाज को मैं ऐड कर रहा हूँ। बट अगर मुझे पता है इनके मैग्नीट्यूड का तो मैं सिंपल एडिशन करूंगा, यानी मैं उसको बोल रहा हूँ सिग्मा, यानी कि समेशन। अगर नहीं पता है मैग्नीट्यूड तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि आई एम इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू dx, कि एक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के हिसाब से उनको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द समेशन ऑफ द स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ द एरिया अंडर एनी गिवन कर्व, अंडर एनी जो शेयर्ड क्वांटिटीज है उस हिसाब से जो भी उसका उनका प्लॉट होगा, दैट विल रिप्रेजेंट मी द इंटीग्रेशन। हाँ बेटा, डाउट है भी नहीं? नो सर। देखो एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल मैंने आपको बता दिया, टोटल एरिया क्या होगा फिर इस हिसाब से भाई इंटीग्रेशन, बस ये मार्क लगा दो कि आई एम, ये मार्क रिप्रेजेंट करेगा कि मैं सबका सम ले रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे एरियाज, छोटे छोटे एरियाज को ऐड करना है। एक का ये था एफ एक्स डी एक्स, मुझे पता था चेंज जो मैंने डाला है इधर, इसकी स्ट्रिप की विड्थ थी dx, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई थी फंक्शन की दैट वाज एफ एक्स। तो एफ एक्स वाज द हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड dx वाज द स्मॉल विड्थ दैट आई हैव चोजन। उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इट वाज द एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल। अगर ऐसे सारे रेक्टेंगल्स को जोड़ना है तो उसको मैं डिफाइन करूंगा इंटीग्रेशन के मार्क से ऐसे, ठीक। अब फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग देखते हो जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज की बात होती है वैसे वैसे अगर प्लॉट बनाऊं मैं, मान लो मान लो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, डिस्प्लेसमेंट है इधर और इधर टाइम है, तो उसका जो मुझे मिलेगा क्या, उसका अगर मुझे स्लोप की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये चीज आएगी वेलोसिटी के बराबर। और अगर मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ यानी कि मैं एरिया की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या आएगा, एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय वाई एक्सिस, तो मैं क्या करूंगा डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या रिप्रेजेंट करेगा, कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन नहीं की है। तो ये डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगा।
अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम रहता, देखो अगर दूसरे तरीके से देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। यहाँ वेलोसिटी ले लेते हो, तो वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है, यानी कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर आएगी वेलोसिटी और नीचे आएगा टाइम, तो इट विल बी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो वो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। और एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम इनटू वेलोसिटी, तो टाइम इनटू वेलोसिटी करोगे तो क्या आएगा, दैट विल एक्सेलरेट बी डिस्प्लेसमेंट। दिस डिस्प्लेसमेंट बेटा, टाइम इनटू वेलोसिटी। velocity divided by time, change in velocity with respect to some change in time will give us acceleration, और change in time into velocity ये करोगे तो डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता पड़ेगा कि इसका एरिया मेरे को डिफाइन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, और इसका स्लोप एट ए गिवन पॉइंट मुझे एक्सेलरेशन दे रहा है एट दैट पॉइंट। तो इंटीग्रेशन वाज अ एरिया और स्लोप वाज अ एक्सेलरेशन। तो ये चीज आपको ज्योमेट्री भी इसके साथ साथ चलती रहेगी तो उससे आइडिया लगेगा। तो एरिया जैसे बताया था, एरिया अंडर द कर्व ब्रॉडर सेंस में बोले तो वो क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन। ठीक है, और बाकी बात होती है समेशन की, हम सम कर रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। जब फिजिकल क्वांटिटीज अभी M1D स्टार्ट कराएंगे तो उधर प्लॉट वगैरह और अच्छे से दिखेंगे, वहां दिखा दूंगा आपको अच्छे से कि एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या आ रहा है। ठीक है भाई, अब बोलो नैन्सी। कोई बच्चा पूछ रहा था क्या कुछ डाउट? ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, इट इज द ब्रांच ऑफ कैलकुलस विच डील्स विद द फंक्शंस टू बी इंटीग्रेटेड। तो सीधी बात है, इंटीग्रल इंटीग्रस, जिसमें इंटीग्रेशन की बात हो वही इंटीग्रल कैलकुलस है। ठीक है, और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्यों भाई, वहां रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे थे, या हम ऐड कर रहे हैं चीजों को, तो ये इधर इतना सिंपली समझा नहीं पाएंगे ज्योमेट्री से कि इंटीग्रेशन उल्टा प्रोसेस क्यों है, बस इसको याद रख लो आप। अगर पूछना हो तो मैथमेटिक्स में पूछना, मैम बता देगी आपको। ठीक है, ये हमने देख लिया, सिंपल ऑफ इंटीग्रेशन है, एफ एक्स की वैल्यू है, डी एक्स इज द चेंज जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको काउंट कर रहे हैं। टोटल एरिया दैट विल रिप्रेजेंट अस द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इन द लिमिट्स ए टू बी। ए से बी देखो यहाँ पे दिख रहा है, ए से बी गए, ए से स्टार्ट किया और बी तक गए, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया विद इन फाइनाइट लिमिट्स ए से बी तक। किसका, एफ ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टाइम था, उसको डी टी के साथ, टाइम के साथ। तो दैट विल रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द कर्व। फिर होता है इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल। अगर हम ओपन लिमिट्स में हमारे हम इन जनरल सेंस बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो इसके अंदर कोई लिमिट्स हम प्रोवाइड नहीं करते, जस्ट हम बात करते हैं कि भाई इनडेफिनेट लिमिट्स के अंदर है तो देयर इज नो अपर और लोअर लिमिट्स। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए खाली इंटीग्रेशन का ये होता है निशान, और कोई लिमिट नहीं होती। इनके कुछ फॉर्मूलाज होंगे इंटीग्रेशन के, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के देखे वैसे ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है, उनको रटना, उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन करना इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो आप लोग वही अटेम्प्ट करोगे, उसी से बेनिफिट मिलने वाला है। अदरवाइज ज्योमेट्रिकल इनके सिग्निफिकेंस भी होते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करना, भेज दूंगा मैं वीडियोस आपको। आप फॉर्मूले देखोगे तो फॉर्मूला लिस्ट इधर कहाँ गई भाई, हाँ यही तो है बेसिक फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में हमने पावर सब्ट्रैक्ट करी थी और आगे लाके मल्टीप्लाई की थी, यहाँ हम क्या करेंगे, ऐड करके उसमें वन और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या हो गया, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक, इसको याद रखोगे, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन हो जाएंगे तीनों। तो एक्स टू द पावर 11 है, उसका क्या किया, 11 में एक ऐड कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, तो एक्स टू द पावर 12 डिवाइड बाई 12, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। एक्स की पावर 8 का क्या आएगा, 9, 1/9 एक्स टू द पावर 9, और इसको भी कर लो। 6/x टू द पावर 4 है तो x की पावर ऊपर ले गए तो -4 आई, उसमें एक ऐड कर दिया तो -3 और नीचे -3, तो ये इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। फॉर्मूला था ये वाला। उसके बाद e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन में चेंज नहीं होता इंटीग्रेशन में भी ये चेंज होगा, e टू द पावर x ही रहेगा, उसका फॉर्म ये क्वेश्चन कर लोगे सब लोग। ठीक है, फिर सम रूल है, सम रूल में सेम जैसे डिफरेंशिएशन में था बेटा कि अगर दो फंक्शन एफ एक्स जी एक्स ऐड हो रहे हैं तो उनको इंडिविजुअली उनका इंटीग्रेशन कर लो, तो वही होगा इंटीग्रेशन इनके सम का। तो इसका एग्जांपल ये है, यहाँ से सोल्व कर लेना।
फिर है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूल हो रहा है। अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन में था तो कांस्टेंट बाहर आ जा रहा था, यहाँ भी कांस्टेंट अंदर है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिमिलर रूल है, यहाँ से सोल्व कर लोगे। इसके बाद टिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, अगर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उनके इंटीग्रेशंस के कुछ फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपको वहां दिए थे वैसे ही यहाँ पे साइन का माइनस कोस, ये देख लेना पूरी लिस्ट, ठीक है। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कंपेयर कर दिया गया है, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था, जीरो था, वही कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन, ये वो दिखाने के लिए क्या है कि दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ से आपको थोड़ा फील आने लगेगी, एक्चुअल फील लेनी है तो उसको ज्योमेट्री से मिलेगी, आपको ज्योमेट्रिकल उससे। जिस बच्चे को सीखना है वो मेरे को भेजना मैसेज, मैं आपको एक वीडियो, एक या दो वीडियोस मेरे पास पड़ी है, मैं उनके लिंक भेज दूंगा, थोड़ी थोड़ी फील वहां से आ जाएगी कि एक दूसरे के उल्टा क्यों होते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, ये उल्टे। अब देख लो, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स था, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो गया, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, यहाँ से रटोगे तो थोड़ा इजीली रटा जाएगा, ठीक है बेटा, ये देख लेना सब लोग। इसके बाद प्रैक्टिस असाइनमेंट है, ये सब लोग सोल्व कर लेंगे, नहीं आएगा तो क्लास में पूछ लेना, बाद में करा देंगे आपको। इसका सॉल्यूशन ये पड़ा हुआ है। फिर आती है एप्लीकेशन, है ना, फिर सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन आएगी। डेफिनेट का मतलब होता है वी आर इंटीग्रेटिंग इट बिटवीन सम लिमिट्स ए से बी, पहले ओपनली कर रहे थे, अब ए से बी करेंगे। तो ए से बी का मतलब क्या है, मान लो एक पैराबोला आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं जनरल इंटीग्रेशन करूं तो पूरा ऐड होगा भाई, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। बट अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं जीरो से वन तक इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो मेरी लोअर लिमिट जीरो हो गई, अपर लिमिट वन हो गई, और ये जो खाली शेडेड एरिया है, दिस विल बी माय इंटीग्रेशन, यानी कि इतना ही एरिया है, दैट विल बी माय पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसे अगर इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, बाउंडेड इंटीग्रेशन है या फिर इट इज विद इन सम लिमिट्स, अपर एंड लोअर लिमिट, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, बस लिमिट्स लास्ट में पुट कर दो, वैल्यूज निकाल लो, दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें कुछ सर्टेन वैल्यू आएगी आपकी, एक फाइनाइट एरिया होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी, दैट विल बी गिवन बाय डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक। सॉल्यूशन, इसके एग्जांपल ये रहे, यहाँ से सोल्व कर लेंगे सब लोग। फिर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि लिमिट ए से लिमिट बी तक का जो आएगा वो एरिया जो है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। ये क्वेश्चन है बेटा, ये कर लेंगे, ये अटेम्प्ट कर लो, अभी कर लो इसको अटेम्प्ट। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल टू एक्स क्या हुआ मतलब बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन है ये, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था ना, तो m की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0, y इक्वल्स टू एक्स, तो ये वाला एरिया है, इसका आप निकालो क्या, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल टू 2, क्या बोल रहा है यार ये, हाँ, एरिया बाउंडेड बिटवीन द ये लीनियर फंक्शन y इक्वल्स टू x एंड x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस भाई, सॉरी x इक्वल्स टू, तो क्वेश्चन ही गलत है भाई, एक सेकंड, x इक्वल टू, सॉरी इसको बेटा y इक्वल टू 0 कर लो, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू y, इन दोनों के बीच में आप लोग एरिया निकालो बिटवीन द लिमिट्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। करो बेटा, अटेम्प्ट कर लो इसको, सिंपली एरिया ही निकालना है, तो आपको इंटीग्रेशन से कर सकते हो या वैसे कर सकते हो, इंटीग्रेशन से करते हैं फिर वैसे वेरीफाई कर लेंगे। मुझे फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो मुझे दिस इज एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एक्स टू द पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, ठीक है, तो ये क्या हुआ 1/2 एक्स स्क्वायर, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। एक्स, अब मेरे को लिमिट्स पता है क्या दी है बेटा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6, तो 2 to 6 ये निकालना है, तो इसमें मैं वैल्यू करूंगा 2 और 6 की पुट, पहले 6 वैल्यू डालता हूं तो क्या आएगा 1/2 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे 36/2 दैट इज 18 माइनस 2 to the 4/2 2, तो दैट इज 16 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये मेरा आंसर आया डेफिनेट इंटीग्रल वाले हिसाब से। अब इसका आप एरिया निकाल लो भाई, ये वाला दिया है, इस रेड वाले पार्ट का निकालना है,
तो क्या ये एरिया, द बिगर ट्राइंगल माइनस द एरिया ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल, एरिया ऑफ द बिगर ग्रीन कलर्ड ट्राइंगल, जो ग्रीन से मैं अभी शेड कर रहा हूँ ये, माइनस द एरिया ऑफ दिस रेड ओनली ट्राइंगल, माइनस द एरिया ऑफ दिस रेड, नहीं तो ये येलो शेड कर लेते हैं। तो ग्रीन वाले आउटर डायमीटर वाले ट्राइंगल में से येलो वाला माइनस कर दूं तो मेरे को पिंक वाला एरिया मिल जाएगा। कर लो मैथमेटिकली। एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले बड़े वाले ट्राइंगल का निकालता हूँ, उसमें दिस इज द बेस, क्या है 6, हाइट कितनी है भाई, हाइट इसकी है y इक्वल्स टू एक्स है ना, तो y इक्वल्स टू एक्स है तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरी 6 है, तो ये भी 6 आएगी, हाइट भी 6 और बेस भी 6। तो ये क्या हुआ, बड़े वाले एरिया का हाफ इंटू 6 इंटू 6, तो दैट इज 18 स्क्वायर यूनिट्स। और छोटे वाले ट्राइंगल का ये 2 था तो ये हाइट भी 2 ही होगी, तो हाफ इंटू 2 इंटू 2, तो दैट विल बी 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो 18 माइनस 2 दैट इज 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो ज्योमेट्रिकली भी ये चीज वेरीफाई हो गई, ज्योमेट्री के हिसाब से मेरे पास 16 स्क्वायर यूनिट्स आया, और सिमिलरली इंटीग्रेशन से भी मेरे पास 16 स्क्वायर यूनिट्स आया था। ठीक है बेटा। चलो अब इसके बाद आपको ये प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 2 है, ये सब लोग सोल्व कर लेना और ये कर लेना। ठीक है बेटा। अगर इसके अलावा आपको इंटीग्रेशन में कुछ जानने की इच्छा है तो आप या तो मैथ वाले टीचर से पूछ सकते हो, या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको और रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा। और वो असाइनमेंट के लिए जो बोला है वो हम लोग शेयर कर देंगे आपको 50-50 क्वेश्चंस का, तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अभी ये फिनिश हो गया, अभी डाउट पूछ लो, फटाफट करा दिया मैंने थोड़ा बोरिंग तरीके से, कोई नहीं।